अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 13 टेक्निकल एजुकेशन, इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। एकोमोडेट जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब है जगह देना या ठहराना। फिर एडुकेट कहते हैं जी काफ़ी को, इनफ इन क्वांटिटी। एग्रावेट कहते हैं बिगाड़ना या ख़राब करना। एलिविएट कहते हैं कम करना, टू मेक समथिंग लेस सीवियर। फिर ऑटोनॉमी कहते हैं जी खुद मुख्तारी को या आज़ादी को। और बल्ज किसको कहते हैं जी उबार को, या वर्ब अगर इस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उभरना, ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा या फूला हुआ हिस्सा। फिर जी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का यहाँ पे मतलब है टू सेल पोजेशंस इन ऑर्डर टू चेंज देम इनटू मनी, नकदी में बदलना। मतलब कि कोई आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, कोई मलकियत है या कोई भी चीज़ है, उसको आप सेल करके उसके बदले में पैसे ले लें, मुनाफा कमाना। वैसे कैपिटलाइज किसी जैसे हम किसी अल्फ़ाबेट को बड़ा करके लिखते हैं उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटलाइज का मतलब है नकदी में बदलना। कोहर्ट का मतलब है जी ग्रो, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन फीचर और रिस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। फिर है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब है जी मिलाप, एक जगह मिलना या यकजा होना या मिलाप। डेमोग्राफिक कहते हैं आबादी से मतलब, डेटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन एंड डिफरेंट ग्रुप्स विद इन इट। तो आबादी के मतलब जो भी डेटा वगैरह होता है उसको डेमोग्राफिक कहते हैं। डिविडेंड कहते हैं नफ़े की रकम, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स दैट अ कंपनी पेज अ पीपल हु ऑन शेयर्स इन द कंपनी। तो कंपनी के अंदर जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होते हैं उस पर जो भी मुनाफा होता है उस रकम को कहते हैं डिविडेंड। फिर एक्सटेंसिवली कहते हैं जी वसी तौर पर, बड़ी हद तक। ग्रैब कहते हैं पकड़ना। इमेंस कहते हैं जी एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, बहुत बड़ा या वसी। इंटीग्रेशन कहते हैं इंजमाम को, एक जगह मिलाने को, यकजहती को। टू और मोर थिंग्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। लेज़र बीम जो है, जो लेज़र से बीम निकलती है, रोशनी की किरण निकलती है, जो कि इंतहाई नैरो होती है, पतली होती है और बहुत ही जो है इंटेंस होती है, मतलब उसकी जो रेंज होती है वो बहुत दूर तक की होती है। तो उस किरण को कहते हैं लेज़र बीम। फिर मेन स्ट्रीम कहते हैं जी अक्सरीती नज़रिया, जो ज़्यादा का नज़रिया हो, ज़्यादा लोगों का, या जिसको आम रुझान कहते हैं या जो राइज होता है उसको कहते हैं मेन स्ट्रीम। नेक्स्ट है जी ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड जुनून ज़दा, किसी ख्याल में जकड़ा हुआ। फिर ओरिएंटेड कहते हैं जी सिमत दी हुई या किसी ख़ास जानब मरकूज़। तो ऑब्सेस्ड का मतलब जुनून में मुब्तला था और ओरिएंटेड सिमत दी हुई। प्रॉम्प्ट कहते हैं जी टू मेक समबॉडी डिसाइड टू डू समथिंग या टू काज समथिंग टू हैपन। सब्सिडाइज कहते हैं जी माली इमदाद देना, जैसे कि माली इमदाद की जाती है, चीज़ों को सब्सिडी दी जाती है, सस्ता किया जाता है। सस्टेनेबल कहते हैं पायदार को, काबिल बरकरार को। टैटर्ड कहते हैं ओल्ड एंड टॉर्न इन बैड कंडीशन, फटा हुआ या बुसीदा। टेक्निकल तकनीकी या फ़नी। और वोकेशनल कहते हैं पेशा वराना, जो हुनर से मुतल्लक होते हैं। तो कनेक्टेड विद द स्किल्स, मतलब जैसे वोकेशनल स्कूल्स होते हैं जहाँ पे स्किल्स वगैरह भी सिखाए जाते हैं। तो यहाँ तक ग्लॉसरी का पोर्शन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कॉमर्स से रिलेटेड, हमने उस वर्ड को अपनी जगह पे लगाना है जो कि उसकी बेस्ट डिफाइन करता है उस वर्ड को। तो पहले देख लें जी, क्लाइंट और कस्टमर दो वर्ड हैं। तो यहाँ पे डैश थी जी, समवन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज, जो बंदा ख़रीदता है अशिया को, साजो सामान को या सर्विसेज को, उसको कस्टमर कहते हैं। और अ क्लाइंट रिसीव्स प्रोफेशनल सर्विसेज, तो देखें मामूली सा फ़र्क है। तो जो बंदा रिसीव करता है प्रोफेशनल सर्विसेज को, प्रोफेशनल सर्विसेज को जो रिसीव करेगा उसको क्लाइंट कहेंगे, और जो कोई गुड्स ख़रीदेगा या सर्विसेज ख़रीदता है उसको कहते हैं कस्टमर। फिर कैरियर और जॉब में क्या फ़र्क है? अ जॉब इज़ व्हाट समवन डज इन एक्सचेंज फॉर मनी। जॉब जो मुलाजमत है, ये जो कोई भी काम है वो बंदा करता है मनी, पैसे के बदले में, उसको जॉब कहते हैं। जबकि कैरियर क्या होता है जी, प्रोफेशनल ट्रेजेक्ट्री होती है, मतलब कि आपका जब आप पहली मुलाजमत शुरू करते हैं और जब एंड करते हैं तो वो सारा जो है ना उसके अंदर लिखा हुआ होता है, उसको आपका कैरियर कहते हैं। दैट इंक्लूड्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट जॉब्स, जिसके अंदर आपकी माजी की और मौजूदा की जो मुलाजमतें हैं वो मेंशन होती हैं। नेक्स्ट है जी को वर्कर्स और कोलीग्स। को वर्कर इज समवन हु वर्क्स ऑन योर टीम और फॉर योर कंपनी। को वर्कर उसको कहते हैं जो काम करता है आपकी टीम के लिए या आपकी कंपनी के लिए, उसको कहेंगे को वर्कर। अब कोलीग में क्या फ़र्क है? अ कोलीग इज़ अ प्रोफेशनल हु वर्क्स इन योर इंडस्ट्री,
जो आपकी सनत में काम करता है, बट नॉट नेसेसरली फॉर द सेम कंपनी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी कंपनी में हो। ठीक है, वो किसी और कंपनी में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन के साथ उसका ताल्लुक है तो वो जो है उसको कोलीग कहेंगे। और अगर को वर्कर वो बंदा होगा जो लाजमी आपकी कंपनी में या आपकी टीम में काम करेगा तो उसको को वर्कर कहेंगे। कोलीग जो है वो आपकी कंपनी से बाहर भी काम कर सकता है। फिर यहाँ पे वर्ड्स हैं जी, टॉप ऑफ द लाइन, जिसका मतलब होता है आला मियार का, एक्सपेंसिव महंगा, प्रीमियम आला मियार का, और ओवर प्राइस्ड कीमत से ज़्यादा महंगा। तो डेफिनेशन को देख के हम देखते हैं जी, डैश सिंपली मीन्स दैट समथिंग कॉस्ट अ लॉट। तो किस का में मतलब है कि चीज़ की कीमत ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंसिव का मतलब है जी महंगा, जिसका मतलब है कीमत ज़्यादा होना। ओवर प्राइस्ड मीन्स दैट समथिंग कॉस्ट मोर देन इट शुड। ओवर प्राइस का क्या मतलब है जी, कि किसी भी चीज़ की कीमत ज़्यादा, मोर देन इट शुड, जितनी उसकी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं जी कीमत से ज़्यादा महंगा, तो जितनी कीमत होनी चाहिए उससे जब ज़्यादा होगी तो उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, ओवर प्राइस्ड। फिर प्रीमियम और टॉप ऑफ द लाइन हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड कम्युनिकेट दैट समथिंग इज़ इन हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी मतलब कोई चीज़ आला मयार की है। तो हालांकि वो चीज़ महंगी होती है लेकिन हम उसको महंगी नहीं कहते, हम प्रीमियम कहते हैं। और टॉप ऑफ द लाइन मतलब उसका मयार अच्छा है, इनकी कनोटेशन पॉजिटिव होती है। तो प्रीमियम और टॉप ऑफ द लाइन जिसका मतलब है कि वो चीज़ हाई क्वालिटी की है और इसकी कनोटेशन भी एज अ पॉजिटिव ली जाती है। फिर कुछ और वर्ड्स हैं जी, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, रन ऑफ द मिल, फेमिलियर, वेल नोन एंड कॉमन। तो यहाँ पे कनोटेशन दी गई है, कुछ के मीनिंग्स हम न्यूट्रल लेते हैं, कुछ के मीनिंग्स हम नेगेटिव कनोटेशन में लेते हैं, कुछ की कनोटेशन पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, मेयारी और कॉमन जो आम, ये दो वर्ड्स हैं, इनकी न्यूट्रल कनोटेशन है। इसको हम ना पॉजिटिव सेंस में लेते हैं ना ही नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। अब रन ऑफ द मिल और ऑर्डिनरी मतलब आम सा, और रन ऑफ द मिल, ये दोनों वर्ड्स हैं जिनका जो सेंस हमारे माइंड में जो इनका मीनिंग आता है वो एक नेगेटिव मीनिंग के तौर पे लिया जाता है। इसी तरह फेमिलियर और वेल नोन मतलब कि वाकफ़, जो जिससे हम आगाह होते हैं, वाकफ़ होते हैं, या जो मारूफ या मशहूर होता है, इन दोनों वर्ड्स का जो कनोटेशन है, जो हमारा मीनिंग बनता है वो एक पॉजिटिव मीनिंग बनता है। फिर यहाँ पे रिच है, वेल ऑफ, वेल टू डू और वेल्थी। रिच इज़ अ डायरेक्ट टर्म दैट वी ऑफन ट्राई टू अवॉइड। तो जिसको हम एक ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से, लेकिन जी अमीर के लिए इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट टर्म है अमीर के लिए। वेल्थी इज़ मोर पोलाइट वे टू कम्युनिकेट दैट समवन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो वेल्थी जो दौलतमंद है, ये एक शाइस्ता जो है, एक आजिज़ाना लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उस बंदे के लिए जिसके पास काफ़ी पैसा होता है। ठीक है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेल्थी। लेकिन ये जो दो वर्ड्स हैं, वेल ऑफ और वेल टू डू, ये यूफेमिस्टिक वर्ड हैं, मतलब कि मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं उस बंदे के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो मतलब उसको अमीर नहीं कहा जाता, वेल्थी नहीं कहा जाता, बल्कि वेल ऑफ या वेल टू डू कहा जाता है, मतलब कि वो खुशहाल है। ठीक है, उसके पास दौलत है, खुशहाल है वो। तो उस डायरेक्ट वर्ड्स की जगह, रिच या वेल्थी की जगह, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि यूफेमिस्टिक हैं। यूफेमिस्टिक क्या है, जैसे आप मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ते हैं, जैसे कि पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, इस तरह बहुत सारी आप टेक्निक्स पढ़ते हैं, तो एक यूफेमिज़म टेक्निक भी होती है। यूफेमिज़म क्या होती है कि जब हम किसी ऐसे अल्फाज को जो नाजेबा या ऐसा अल्फाज जिसको सुन के अगले को बुरा लगे, तो उसकी जगह कोई एक पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस टेक्निक को कहते हैं यूफेमिज़म। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी को डिवोर्स हो गई है या तलाक हो गई है, तो इसकी जगह हम ये वर्ड यूज़ कर दें कि उनकी अलहदगी हो गई है। तो या हम कह सकते हैं, अगर कोई लफ्ज़ यूज़ करे कि वो मर गया है, तो मरने की जगह हम कह दें कि वो चल बसा है, वो इस दुनिया से चला गया है। तो ये यूफेमिज़म होती है, मतलब कि कोई पोलाइट वर्ड यूज़ करना जो अगले को बुरे ना लगे। तो ये जो है ना यूफेमिस्टिक वर्ड्स हैं, वेल ऑफ और वेल टू डू। नेक्स्ट, ये प्लांट, स्वीट शॉप, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या वर्कशॉप। तो प्लांट और फैक्ट्री दोनों सिनोनिम हैं। ठीक है, मतलब कि प्लांट भी और फैक्ट्री दोनों एक ही चीज़ों के नाम हैं। फिर है जी, स्वीट शॉप एज अ नेगेटिव कनोटेशन एंड कम्युनिकेट्स दैट पीपल वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर लिटिल पे। तो स्वीट शॉप के अंदर लंबे टाइम के लिए लोग काम करते हैं, सुबह से रात तक, और उनको तनख्वाह भी कम दी जाती है। अ वर्कशॉप इज स्मॉलर देन अ फैक्ट्री। वर्कशॉप जो है वो फैक्ट्री से छोटी होती है। आल्सो, जो आल्सो का वर्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर क्या आएगा,
वर्कशॉप आएगा। आल्सो अ वर्कशॉप इज़ अ प्लेस वेयर थिंग्स माइट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड आर रिपेयर्ड। तो वर्कशॉप वो जगह है जहाँ पे कोई चीज़ें क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं या रिपेयर होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। फिर वारंटी और गारंटी में क्या फ़र्क है, तो वारंटी जो है वो हमेशा तहरीर शुदा होगी, लिखी हुई होगी, जबकि गारंटी जो है वो ज़ुबानी भी हो सकती है और लिखी हुई भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लिखी हुई हो। लेकिन वारंटी जो है वो हमेशा रिटन फॉर्म में होगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, वारंटी इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग दैट अ प्रोडक्ट विल बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इफ़ इट बिकम्स डिफेक्टिव। तो वारंटी जो है एक तहरीरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है स्टेटिंग ये बयान होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, ये रिपेयर होगी या रिप्लेस होगी अगर इसके अंदर कोई नुक्स आता है। अ गारंटी इज़ नॉट ऑलवेज रिटन एंड यूजली नॉट एज स्पेसिफिक एज अ वारंटी। तो वारंटी की तरह गारंटी नहीं होती, ये ज़ुबानी भी हो सकती है, हमेशा तहरीरी फॉर्म में नहीं होती। फिर जी हमारे पास मैनेजर, सुपरवाइज़र और बॉस। तो बॉस जो है उसका नेगेटिव मीनिंग है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। मैनेजर, सुपरवाइज़र और बॉस ये वर्ड्स हैं। तो बॉस जो है उसका नेगेटिव कॉनोटेशन है, जबकि मैनेजर और सुपरवाइज़र का ऐसा नहीं है, इनका जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। इसके अलावा सुपरवाइज़र जो है वो इंचार्ज होता है लोगों का, जबकि मैनेजर जो है उसके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सच एज़ मीटिंग द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है जी एक्सपेंस, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट और प्राइस। कास्ट और प्राइस दोनों की न्यूट्रल कॉनोटेशन है। एक्सपेंस जिसको खर्च कहते हैं, तो खर्च का जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है, जबकि इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें सरमायाकारी होती है और मुनाफा मिलता है। जो भी कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसके बदले में हमें हम मुनाफा हासिल करते हैं, तो इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ तक ये 10 हमारे पास क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास बी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम कौन सी कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइजेज हुई हैं उसके अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड और ज़ीरो कंडीशनल पढ़ा था। ये थर्ड कंडीशनल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लें, ये डिपेंडेंट क्लास होगी इफ़ क्लास, और ये दूसरी क्लास है हमारे पास मेन क्लास। अगर आप मुकम्मल लेक्चर देखना चाहते हैं तो जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा जो एसएसटी जनरल का कोर्स है उसके अंदर 15 नंबर जो लेक्चर है उसमें मैंने ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल समझाया है, और 16 वीडियो जो है हमारी उसके अंदर हमने सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किया था। तो अब देखें जी क्या स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल मैं यहाँ बता देता हूँ कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है हमेशा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो मेन क्लास होगी चाहे पहले हो या बाद में हो, मेन क्लास में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड आएगा, उसके बाद हैव आएगा, ये तो लाजमन यही आएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो अब देख लेते हैं जी, यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पास्ट परफेक्ट है ये इफ़ क्लास के साथ आएगा, और ये जो है हमारा ये मेन क्लास के साथ आएगा, चाहे बाद में हो या पहले हो। अब यहाँ पे देख लें जी, ये पहला सेंटेंस है, इसमें इफ़ क्लास है। तो इफ़ यू हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है यू के बाद हैड, नेगेटिव बनाएं तो नॉट, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन हो गई। फिर आगे जी वी, आगे वुड आ गया, नेगेटिव है। अब देख लें इसमें वुड भी है और हैव भी है, तो नॉट आपने वुड के बाद लगाना है, पहला जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट, फिर हैव, और आगे मिस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मिस्ड। फिर जहाँ पे देख लें जी इफ़ क्लास पहले है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड, आगे वुड, आगे हैव, ये तो लाजमी दोनों सेम आएंगे, आगे पास की थर्ड फॉर्म पास्ट। फिर इफ़ क्लास पहले है तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म अराइव्ड, और आगे वुड हैव, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। फिर इफ़ क्लास पहले है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की थर्ड फॉर्म और वुड, नॉट नेगेटिव हो गया, हैव लगाएं, फिर वेक की थर्ड फॉर्म वोकन। फिर यहाँ पे इफ़ क्लास पहले है तो हैड। अब यहाँ पे बिकम या इसके अलावा वर्ब होता है कम, तो इनकी सेकंड फॉर्म तो कैम हो जाती है या बिकैम हो जाती है, लेकिन थर्ड फॉर्म दोबारा यही सेम हो जाती है। तो बिकम और कम इनकी थर्ड और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो ये बिकम फर्स्ट फॉर्म भी है और बिकम यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। फिर वुड हैव और आगे रिकॉर्ड से रिकॉर्डेड, फिर हैड गॉन, फिर वुड हैव बिकम, फिर यहाँ पे हैड बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर वुड हैव। अब लर्न जो है इसकी
लर्नड भी फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म ब्रिटिश जो है उसके अंदर, और अमेरिकन जो है इसकी थर्ड फॉर्म लर्नड भी यूज़ करती हैं, तो ये दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर उसके बाद 8 नंबर है जी, इफ़ क्लास पहले है तो हैड, आगे गॉन और वुड हैव और स्टडीड। फिर हैड नॉट गॉन, वुड नॉट हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। फिर इफ़ क्लास पहले है तो हैड टेकन और वुड नॉट हैव गॉन। अब जो 11वें से आगे सेंटेंसेज हैं उनमें उसने क्या किया जी, इफ़ क्लास बाद में लगा दी है। तो अब आपने याद रखना है कि इफ़ क्लास के साथ आपका पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन क्लास के साथ आप क्या लगाएंगे, वुड हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। अगले सारे 10 के 10 इसी तरह हैं, तो ये आप देख सकते हैं इनको, वुड हैव बीन, हैड स्टेड, वुड हैव पास्ट, हैड स्टडीड, फिर वुड नॉट हैव गॉटन, गेट गॉट गॉटन, फिर हैड नॉट गॉन, फिर वुड हैव बीन, हैड नॉट टेकन, वुड नॉट हैव मेट और आगे हैड नॉट कम। अब ये देख लें, कम सेकंड फॉर्म, केम थी थर्ड फॉर्म, फिर कम हो गई, फिर वुड हैव टेकन और हैड। अब ये देखें हैड और हैड क्यों लगा है, क्योंकि ये हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं हैड, और ये हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, तो दो हैड आएंगे। फिर इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं, वुड हैव बीन और आखिर में हैड और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो यहाँ तक ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस थे। अब यहाँ भी हमने जो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, दो क्लासेस जो हैं उनको आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हैं जी 1 से लेके 7 तक ये सेंटेंसेस हैं, ये भी 7 सेंटेंसेस हैं। तो कुछ इफ़ क्लासेस इधर दी गई हैं, कुछ यहाँ पे मेन क्लासेस दी गई हैं, तो इनको जो भी मीनिंग आपस में मिलता है उसके मुताबिक हम मैच करेंगे। तो वुड नॉट हैव यहाँ पे लगा हुआ है जी अवर स्लेप्ट, और इसके साथ हमने मैच किया इफ़ माई अलार्म क्लॉक हैड गॉन, हैड, ये देखें इफ़ क्लास है और इफ़ क्लास के बाद ये देख लें जी हैड गॉन, मतलब कि पास्ट परफेक्ट है, तो थर्ड कंडीशनल आएगा, कौन सी मिलेगी, ये वाली। अब देख लें, वुड नॉट नेगेटिव है, हैव और अवर स्लेप्ट, अवर स्लीप की थर्ड फॉर्म है अवर स्लेप्ट। फिर दूसरा, इफ़ शी हैड गॉन टू बेड अर्लियर, तो इसके साथ ये मेन क्लास आ जाएगी। इफ़ क्लास में पास्ट परफेक्ट आ गया, ये भी थर्ड कंडीशनल है, और आगे वुड नॉट हैव बीन। फिर आई कुड हैव लेंट, तो यहाँ पे वुड की जगह कुड आ गया, फिर हैव और यहाँ पे लेंड की थर्ड फॉर्म आ गई है लेंट, ठीक है, लेंट कहते हैं उधार देने को। फिर जी इसके साथ सेंटेंस जो मिलता है हमारा ये पहले वाला, इफ़ यू हैड आस्क्ड, तो यहाँ पे देख लें हैड हो गया जिसकी ये कंट्रैक्शन है हैड, और आस्क्ड आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। फिर चौथा है जी, दे वुड नॉट हैव फाउंड आउट, तो यहाँ पे देख लें वुड नॉट हैव और फाइंड आउट से फाउंड आउट बन गया, तो इसके साथ ये सेंटेंस मिल जाएगा 4 नंबर वाला यहाँ पे, क्योंकि ये मेन क्लास थी, तो इफ़ क्लास में हैड नॉट नेगेटिव और आगे टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। इसी तरह 5वें में देख लें कुड हैव बीन, तो वुड की जगह कुड आ गया है, ये भी आ सकता है जैसे ऊपर आया था, हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, आगे जो है इफ़ क्लास आएगी, तो ये इफ़ क्लास है जिसके अंदर हैड और स्टडीड पास्ट परफेक्ट। फिर छठा है जी, इफ़ यू हैड बीन, तो ये देखें हैड लगा हुआ है, यहाँ पे कंट्रैक्शन है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इफ़ क्लास में पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरी हमारे पास जो छठे नंबर पे आंसर होगा ये मेन क्लास है, वुड नॉट हैव बीन, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां है, इफ़ क्लास है, दे हैड टेकन, तो हैड टेकन, और जो 7वें का आंसर है यहाँ पे वुड नॉट हैव हैड। अब ये देखें हैव के बाद उसने हैड लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी क्या था, हैव था, और ये हैव क्यों आया, क्योंकि ये मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने देखा था। तो यहाँ तक ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉलम्स हो गए। फिर हम देख लेते हैं जी यहाँ पे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था यूनिट नंबर 12 के अंदर, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और कम्प्लेक्स कौन सा है। तो ये तो हम पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से सीख के आ चुके हैं, जिसने अगर नहीं देखी पिछली वीडियो तो आप यूनिट नंबर 12 देख सकते हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप देखें जी, पहला है हमारे पास लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, जो ज़िंदगी है कांटों की एक सेज है। तो ये एक मेटाफर यूज़ हुआ है कि मतलब कि ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से भरी हुई है, ज़िंदगी के अंदर कांटे ही कांटे हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक ही क्लास है और वो इंडिपेंडेंट क्लास है, जिसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। फिर उसके बाद है जी, इट इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेज़, ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है। फिर तीसरा देख लें, मैन स्ट्रगल्स हार्ड टू अर्न हिज लिविंग,
तो यहाँ पे देख लें जी, मैन सब्जेक्ट है और स्ट्रगल जो है जद्दोजहद करता है ये वर्ब है। तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हुई और ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 इनको आपने देखना है। इनके अंदर मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये देखे सिंपल और कंपाउंड दोनों लिखे हैं। अब वैसे कंपाउंड सेंटेंस आप देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेज होती हैं। पहली इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास वो आपस में मिलती होती हैं एक कंजंक्शन से। वो कंजंक्शन कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो इनसे बनती हैं फैन बॉयज़, इनसे सात बनते हैं। अब यहाँ पे हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। अगर मैं इस तरह देखूं कि ही रन्स आफ्टर मनी एंड वांट्स टू एंजॉय पावर, कि अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये इसी बंदे के बारे में बात हो रही है और हिडन सब्जेक्ट है। ही, इसी के साथ मैं ही भी लगा देता हूँ। अब देखें, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास बन गई है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है और इसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हो चुका है। अगर तो इस तरह मैं लगाऊं कि इसमें ही जो है वो हिडन सब्जेक्ट है, तो फिर तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन अगर सिंपल मैं ये जहन में रखूं कि ही जो है ये एक ही सब्जेक्ट है और ये दो काम कर रहा है, कि वो पैसे के पीछे भी भागता है और पावर को एंजॉय करना चाहता है, मतलब बंदा एक है, काम दो कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसको कहते होते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट, कि एक सब्जेक्ट दो काम करे। तो अब अगर एक सब्जेक्ट दो काम कर रहा है तो फिर ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको अलहदा करके कहूँ कि ये जो है इसका हिडन सब्जेक्ट है और ये पूरी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी सर्च भी किया है, डीप सीक, चैट जीपीटी, जब उसमें सिंपल सेंटेंस आप डालें तो वो आपको कंपाउंड सेंटेंस बता देगा। लेकिन जब आप उसको साथ कहें कि रीज़न दे ये तो एक कंपाउंड प्रेडिकेट है, तो फिर आपको कहेगा कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने मेंशन भी किया है कि अगर दो वर्ब इकट्ठे आ जाएं एक सब्जेक्ट के साथ, एक सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हों, तीन वर्ब हों, चार हो जाएं, तो उस प्रेडिकेट को कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर हम कहना चाहें कि ये जो है ये काम भी इसी बंदे का है और ये ही जो है इसको हिडन कर दिया गया, लिखा नहीं गया बार दोबारा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसको आपने अपने तौर पे भी लाजमी कन्फर्म करना है। ये भी इसी तरह है, ही बिकम्स रेस्टलेस एंड लूजेस पीस ऑफ माइंड। अब ये देखें, ये एक सब्जेक्ट है, वो रेस्टलेस भी हुआ और उसने जो अपना ज़हनी सुकून था वो भी खोता है। तो अब ये देखें, इसने दो काम किए हैं एक ही सब्जेक्ट ने। तो अगर मैं इसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहूँ तो फिर तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और ये हिडन है, तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, ये दूसरी होगी और फिर ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो ये आप अपनी तौर पे भी कंफर्म करें और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी शेयर करें। फिर पांचवें जी, इन द रेस फॉर मनी एंड पावर ही गेट्स हर्ट। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है और ही सब्जेक्ट है और गेट्स इसमें वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर छठा है जी, फियर्स, वरीज एंड फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखें, ये तीन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए हैं। तो इस तरह का अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर दो या दो से ज़्यादा वर्ब आ जाए तो उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे जब दो या दो से ज़्यादा नाउन आ जाएं। हर्ट इसमें क्या है, वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस। सातवां तो मैं आपको बता चुका हूँ। आठवां देखें, ही रियलाइजेज दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। तो ये हमारे पास एक ही रियलाइजेज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लास हो गई और ये डिपेंडेंट क्लास हो गई और ये एक नाउन क्लास है। नाउन क्लास क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे पास क्लास है पूरी, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। नाउन क्लास डिपेंडेंट क्लास होती है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया जो कि इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। इट गिव्स टेम्पररी सेटिस्फेक्शन बट रॉब्स हिम ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक इंडिपेंडेंट क्लास दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। फिर आखिरी है जी, व्हाट मेक्स मैन हैप्पी इज़ कंटेंटमेंट। तो यहाँ पे देख लें जी, एक नाउन क्लास है, डिपेंडेंट क्लास
और ये सब्जेक्ट का काम करेगी तो पूरी क्लास मिल के ये एक इंडिपेंडेंट क्लास बन जाएगी। तो इस वजह से ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास जो होती हैं वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। तो यहाँ तक हमारी आज की एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।